हेलो स्टूडेंट्स, हम बीएससी थर्ड ईयर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कर रखी थी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं आप लोगों को सिंथेटिक पॉलीमर्स पढ़ा रही थी। आज इसमें हम पढ़ेंगे कोपोलीमराइजेशन। क्लियर? हमने एडिशन पॉलीमराइजेशन कंप्लीट कर ली है। पूरी मैकेनिज्म हमने स्टडी कर ली थी। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म की थी, फिर हमने आयनिक मैकेनिज्म की थी, और तीसरी हमने कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म कंप्लीट कर ली। आज हम जो पढ़ रहे हैं वो कोपोलीमराइजेशन स्टार्ट करेंगे। थर्ड ईयर की ऑर्गेनिक 5th यूनिट है ये आपकी, पॉलीमर्स। इसमें आज हम पढ़ेंगे कोपोलीमराइजेशन। देखो स्टूडेंट्स, कोपॉलीमर्स क्या बताए थे मैंने आप लोगों को कि जब डिफरेंट मोनोमर यूनिट आपस में मिलके पॉलीमर्स का फॉर्मेशन करते हैं तो ये जो पॉलीमर्स है वो कोपॉलीमर्स कहलाएगा। क्लियर? अब कोपॉलीमराइजेशन मीन्स जब डिफरेंट मोनोमर यूनिट आपस में ऐड होके पॉलीमर्स का फॉर्मेशन करते हैं तो ये जो प्रोसेस कहलाती है कोपोलीमराइजेशंस। व्हेन टू और मोर टाइप मोनोमर यूनिट to combine form polymer. This process is called copolymerization. जब दो या दो से ज़्यादा मोनोमर यूनिट आपस में कंबाइन होके पॉलीमर्स का फॉर्मेशन करते हैं तो ये प्रोसेस कहलाती है कोपोलीमराइजेशन। क्लियर यहाँ तक? जैसे हम बात करें, जब स्टाइरीन को ऐड करें हम CH2 डबल बॉन्ड CH C6H5, ये है स्टाइरीन। इस स्टाइरीन का एडिशन करा रहे हम मैथिल मैथिक्रिलेट पे। मैथिल मैथिक्रिलेट क्या होता है? CH2 डबल बॉन्ड C, यहाँ पे CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ होता है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ होता है। ये दो डिफरेंट मोनोमर यूनिट है। ये मोनोमर यूनिट अलग है और ये मोनोमर यूनिट अलग है। इन दोनों से जो पॉलीमर बनेगा वो पॉलीमर तो क्या कहलाएगा? कोपॉलीमर्स। और ये प्रोसेस क्या कहलाएगी? कोपोलीमराइजेशन। इस तरीके से यह आगे जुड़ते हुए चले जाएंगे। क्लियर? यहां आगे इसके N मोनोमर यूनिट ये है और N मोनोमर यूनिट ये है, तो ये आपस में जुड़ते हुए एक पॉलीमर्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है? कोपोलीमराइजेशन कहलाती है। क्लियर? अब देखो ये किस किस हिसाब से जुड़ सकती है। यहाँ पे देखो मैंने क्या बोला, दो डिफरेंट मोनोमर यूनिट, कम से कम दो डिफरेंट मोनोमर यूनिट होंगी। अब वो ऐसा भी तो हो सकता है कि पहले एक टाइप की मोनोमर यूनिट आपस में जुड़ती जाए, एक चेन बनाए, फिर दूसरी मोनोमर यूनिट जुड़ती जाए। मीन्स अलग अलग टाइप से किस तरीके से इनका एडिशन होता है कोपोलीमराइजेशंस में, उसके आधार पे मैं आपको बता रही हूँ कितने टाइप से जुड़ सकते हैं।
इसमें हम देख रहे हैं फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। सब फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में हमने देखा सबसे पहले क्या होता है, चेन इनिशिएशन स्टेप होती है, मीन्स इनिशिएट होता है। इसमें इनिशिएटर जो है वो किसी भी एक मोनोमर यूनिट के साथ अटैच हो जाता है। मैंने एक टाइप की मोनोमर यूनिट को M1 से डिनोट किया है और दूसरे टाइप की मोनोमर यूनिट को M2 से डिनोट किया है। ये दो मोनोमर यूनिट है। पहली कंडीशंस हमने फर्स्ट स्टेप फ्री रेडिकल मैकेनिज्म की बात कर रही हूँ। फर्स्ट स्टेप मैंने ये कहा कि सबसे पहले चेन इनिशिएट होती है, इनिशिएशन स्टेप। इस स्टेप में जो फ्री रेडिकल इनिशिएटर है वो आके मोनोमर यूनिट, कोई भी मोनोमर यूनिट पे आके अटैक करता है और उसके साथ अटैच होके एक फ्री रेडिकल एक फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट फॉर्म करता है। क्लियर? ये फ्री रेडिकल था, ये M1 के ऊपर भी अटैक कर सकता है और ये M2 पे भी अटैक कर सकता है। दोनों से हमें क्या मिलेगा, फ्री रेडिकल ही फॉर्म होगी, M2। दो टाइप के फ्री रेडिकल्स मिल गए यहां पे। क्लियर? अब फिर हमने देखा था चेन प्रोपोगेशन स्टेप, ये देख रहे थे हम सेकंड में, चेन प्रोपोगेशन स्टेप। देखो यहां पे तीन पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। क्लियर? फर्स्ट पॉसिबिलिटी, केस फर्स्ट में तो क्या है, एक जैसी ही मोनोमर यूनिट पहले जुड़ती जाएं और फिर दूसरे टाइप की मोनोमर यूनिट जुड़ के पॉलीमर्स का फॉर्मेशन करें। एक टाइप मीन्स पहले ऐसा है कि ये RM1 किसके साथ जुड़े, M1 मोनोमर यूनिट पे अटैक करे, RM1 इंटरमीडिएट बने, फिर यही वापस RM1 किसके साथ जुड़े, वापस M1 के साथ जुड़े। मीन्स एक ही टाइप की मोनोमर यूनिट बार बार रिपीट होके पहले एक लंबी चेन बनाए और फिर दूसरे टाइप की मोनोमर यूनिट आए। ये भी तो हो सकता है। क्लियर? केस फर्स्ट में तो ये हुआ, इस तरीके से प्रोपोगेशन हो। केस सेकंड में क्या है कि अल्टरनेट भी तो आ सकते हैं। ये जो RM1 है ये M2 दूसरे टाइप की मोनोमर यूनिट पे अटैक करे और क्या बना ले, RM1 M2 रेडिकल। अब ये RM1 M2 रेडिकल पहले वाले टाइप की मोनोमर यूनिट से जाके जुड़े और क्या बना ले, मीन्स अल्टरनेट जुड़ते हुए चले जाएं। इस तरीके से देखो, पहले एक टाइप का मोनोमर यूनिट जुड़ा, फिर दूसरे टाइप का मोनोमर यूनिट जुड़ा, फिर पहले वाला मोनोमर यूनिट जुड़ा, अब दूसरे टाइप का मोनोमर यूनिट जुड़ेगा। मीन्स इस तरीके से अल्टरनेट भी जुड़ सकते हैं, ऐसे भी प्रोसेस हो सकती है। केस थर्ड में ये है, यहां पे हमने क्या कहा था, ये M1 वाला आया, ये भी तो हो सकता है M2 वाला आके भी तो पहले M2 से जुड़ सकता है, RM2 रेडिकल, फिर ये RM2 रेडिकल वापस M2 से वो करे। मीन्स यहाँ पे केवल दूसरे टाइप के मोनोमर यूनिट आपस में जुड़ती जा रही है और फिर पहले वाली मोनोमर यूनिट आ सकती है। मीन्स यहाँ पे कौन सा टाइप था, 1 एडिशन था, यहाँ पे क्या हो रहा था, 1 2 हो रहा था, यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 2 हो रहा है।
चेन बना रहे हैं, ऐसा भी तो हो सकता है 2 1, ये 4 टाइप का एडिशन हो सकता है। क्लियर? इस तरीके से पॉलीमर्स का मतलब मोनोमर यूनिट्स का एडिशन हो सकता है। तो ये 4 पॉसिबिलिटी यहाँ पे बन सकती हैं। 4 टाइप की पॉसिबिलिटी कौन सी है कि पहले 2 वाला आए, फिर वो 1 वाले से अल्टरनेट, सिर्फ इसी का अपोजिट है केस 4। केस 4 में क्या है, RM2 रेडिकल M1 से रिएक्ट करके RM2 M1 रेडिकल बनाए, फिर ये RM2 M1 रेडिकल वापस M2 मोनोमर यूनिट से रिएक्शन करे और RM2 M1 M2 बनाए। मीन्स कैसे एडिशन हो रहा है, 2 1 वाला मोनोमर यूनिट आपस में कैसे ऐड हो रही है, 2 1 की फॉर्म में। पहले 2 वाला आया और फिर 1 वाला फॉर्म। चलिए, इस तरीके से अल्टरनेट एडिशन हो रहा है यहाँ पे। क्लियर? तो ये 4 केसेस बन सकते हैं इसके एडिशन होने में। ये था कोपोलिमराइजेशंस। लास्ट स्टेप आपकी क्या होती है, चेन इनिशिएशन कर लिया हमने, चेन प्रोपोगेशन स्टेप में ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, और तीसरी स्टेप क्या होती है, चेन टर्मिनेशन। यहाँ पे रेडिकल आपस में टर्मिनेट हो जाते हैं, आपस में मिलके टर्मिनेट हो जाते हैं। RM1 M2 M1 ये रेडिकल किसके साथ जुड़े, M2 M1 M2R, ये आपस में मिलके क्या बना लें, RM1 M2 M1 M2 M1 M2R। मीन्स ये रेडिकल और ये रेडिकल्स के बीच में बॉन्ड बन जाए। इस तरीके से 2 रेडिकल्स आपस में जुड़ के बॉन्ड का फॉर्मेशन करें। जब सारे के सारे मोनोमर यूनिट आपस में जुड़ चुके हैं, उसके बाद चेन टर्मिनेट होने के लिए। क्लियर? ये थी कोपोलिमराइजेशंस। अब हम पढ़ेंगे, पहले हम पढ़ेंगे स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ पॉलीमर्स। एक छोटा सा टॉपिक है। पॉलीमर्स की स्टीरियोकेमिस्ट्री जो है वो उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को बहुत इफ़ेक्ट करता है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि स्टीरियोकेमिस्ट्री, पॉलीमर्स की स्टीरियोकेमिस्ट्री। यहाँ पे हमें 3 टाइप से हम इनको क्लासिफाई किया गया है। तो स्टीरियोकेमिस्ट्री के अकॉर्डिंग इन पॉलीमर्स को हम कितने पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं, 3 पार्ट्स में। तो सबसे पहले हम कौन कौन से टाइप के इन पॉलीमर्स को क्या क्या नाम दिया गया है ऑन द बेसिस ऑफ स्टीरियोकेमिस्ट्री। ऑन द बेसिस ऑफ स्टीरियोकेमिस्ट्री, polymers are थ्री टाइप्स। अब पहले हम उनकी टाइप समझेंगे। मैंने ये कहा कि इस स्टीरियोकेमिस्ट्री के कारण इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज तो सेम होती है, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है। तो सबसे पहले हम कौन कौन से टाइप के हैं या कितने टाइप के आइसोमर्स पॉसिबल हो सकते हैं वो देखेंगे। ऑप्टिकली स्टीरियो आइसोमर्स कितने टाइप के होंगे, 3 टाइप्स के होंगे। किसी भी पॉलीमर्स के ऑप्टिकली स्टीरियो आइसोमर्स कितने टाइप के होंगे, 3 टाइप्स के होंगे। कौन कौन से नाम दिए हमने, पहला नाम है आइसोटैक्टिक, सेकंड है एटैक्टिक, और थर्ड है सिंडियोटैक्टिक।
सिंडियोटैक्टिक। देखो, आइसोटैक्टिक किसे कहेंगे, एटैक्टिक किसे कहेंगे और सिंडियोटैक्टिक किसे कहा जाएगा। आइसोटैक्टिक, जब मोनोमर यूनिट इस तरीके से जुड़े कि हर बार वो मोनोमर यूनिट जो जुड़ रही है उसमें सेम स्टीरियो केमिस्ट्री आए। मीन्स यदि आर कॉन्फ़िगरेशन है उनका तो हर बार आर आर कॉन्फ़िगरेशन हो, और यदि एस कॉन्फ़िगरेशन है, आर और एस कॉन्फ़िगरेशन निकालते हो ना, आर एस नोमेनक्लेचर, वैसे ही यदि आर कॉन्फ़िगरेशन है तो आर में ही जुड़ेगा, और यदि एस कॉन्फ़िगरेशन है तो एस एस कॉन्फ़िगरेशन बनाते हुए उन मोनोमर यूनिट आपस में जुड़ती हैं, तो हम क्या कहेंगे, वो कौन सा है, आइसोटैक्टिक है। आइसोटैक्टिक जब सेम स्टीरियो केमिस्ट्री हो, सेम स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ ऑल मोनोमर यूनिट कंबाइन इन पॉलीमर। जो पॉलीमर में कंबाइन हो रही हैं उन सभी मोनोमर यूनिट का जो स्टीरियो केमिस्ट्री है वो कैसी हो, सेम हो, तो वो क्या कहलाते हैं, आइसोटैक्टिक कहलाता है। इस तरीके से सेम मीन्स ये H और ये R, इसका S कॉन्फ़िगरेशन है तो ये भी सेम होगा, ये H और ये R, ये भी S कॉन्फ़िगरेशन होगा, यहाँ पे भी S कॉन्फ़िगरेशन होगा, ये H और ये R एस एस कॉन्फ़िगरेशन के आपस में जुड़ते जाएं। ये जो मोनोमर यूनिट जुड़ रही हैं वो एस कॉन्फ़िगरेशन में जुड़े तो वो क्या कहलाएगा, आइसोटैक्टिक कहलाएगा। क्लियर। एटैक्टिक क्या होगा, जब पहले एस जुड़े, दूसरा आर जुड़े, फिर एस जुड़े, फिर आर जुड़े, मीन्स अल्टरनेट जुड़ते जाएं तो वो क्या कहलाते हैं, एटैक्टिक कहलाते हैं। सॉरी, अल्टरनेट में सिंडियोटैक्टिक है, सॉरी। एटैक्टिक रैंडमली कॉन्फ़िगरेशन, रैंडमली अटैच होते हुए जाएं, रैंडम कॉन्फ़िगरेशन इन चेन, चेन में रैंडम कॉन्फ़िगरेशन हो या मोनोमर यूनिट इस तरीके से जुड़े कि कभी आर कॉन्फ़िगरेशन वाली मोनोमर यूनिट जुड़ रही है, कभी एस कॉन्फ़िगरेशन में जुड़ रही है, कभी फिर आर में जुड़ रही है, मीन्स कोई उनका रेगुलरिटी नहीं है। आर आर जुड़ गए, फिर एस आ गया कोई, फिर आर आ गया, फिर एस आ गया कोई, हो सकता है दो एस आ गए, फिर आर आ गया, इस तरीके से जुड़े तो वो क्या कहलाते हैं, एटैक्टिक कहलाते हैं। क्लियर। आइसोटैक्टिक क्या होगा, सेम स्टीरियो होगी। एटैक्टिक में आर और एस मीन्स दोनों डिफरेंट स्टीरियो प्रेजेंट है यहाँ पे, और ये जब जुड़ते हैं तो भी ये डिफरेंट रैंडम वे में जुड़ सकते हैं। आर आर वाले जुड़ सकते हैं, फिर एस आ गया, फिर आर आ गया, कोई भी इनके पैटर्न एक अरेंज्ड फॉर्म में पैटर्न नहीं होता है, तो वो क्या कहलाता है, एटैक्टिक। जैसे ये है H और R, ये तो क्या है, S कॉन्फ़िगरेशन, हो सकता है दूसरा भी S में जुड़ जाए, ठीक है। अब क्या है, अब कोई R वाला आ गया, ये R कॉन्फ़िगरेशन है, ये S है,
आपको RS नोमेनक्लेचर तो निकालना आता होगा। फिर क्या हो जाए, फिर वापस S में आ जाए। तो ये क्या कहलाएगा, एटेक्टिक कहलाएगा। रैंडम कॉन्फ़िगरेशंस के कारण इनका क्या कहलाएंगे, एटेक्टिक कहलाएंगे। सिंडियोटैक्टिक, जिनमें अल्टरनेट हो, पहले R वाला जुड़े फिर S कॉन्फ़िगरेशन आए, फिर R आए फिर S कॉन्फ़िगरेशन आए। अल्टरनेटिव स्टीरियोकेमिस्ट्री, इसमें क्या है, अल्टरनेटिव स्टीरियोकेमिस्ट्री। जब सेम स्टीरियोकेमिस्ट्री है आइसोटैक्टिक है, जब रैंडम स्टीरियोकेमिस्ट्री है तो एटेक्टिक है, और जब अल्टरनेट स्टीरियोकेमिस्ट्री है तो सिंडियोटैक्टिक है। मीन्स इसका मैं यहां पे बना रही हूं H और R, ये S कॉन्फ़िगरेशन है, ये किस में जुड़ जाएगा, R में। फिर किस में जुड़ेगा, S में। फिर किस में जुड़ेगा, R में। इस तरीके के पहले S R S R अल्टरनेट स्टीरियोकेमिस्ट्री प्रेजेंट होती है तो वो क्या कहलाता है, सिंडियोटैक्टिक पॉलीमर्स कहलाते हैं। क्लियर। अब देखो, ये तो था कि कौन से पॉलीमर्स को हम क्या कहते हैं। क्लियर। अब इनकी मैंने कहा कि केमिकल प्रॉपर्टीज तो सिमिलर होती है लेकिन इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं। कैसे चेंज होती हैं, देखो आइसोटैक्टिक में सिमिलर स्टीरियोकेमिस्ट्री प्रेजेंट है, मीन्स वो कैसे होंगे, ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। आइसोटैक्टिक कैसे होंगे, ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, जबकि एटेक्टिक और सिंडियोटैक्टिक कैसे होंगे, ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे। एटेक्टिक एंड सिंडियोटैक्टिक कैसे होंगे, ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे। क्लियर। पहली बात तो हमें ये समझ में आई। दूसरी बात, ये जो कहलाते हैं कौन से, आइसोटैक्टिक और सिंडियोटैक्टिक। आइसोटैक्टिक और सिंडियोटैक्टिक ये कहलाते हैं स्टीरियो रेगुलर पॉलीमर। स्टीरियो रेगुलर पॉलीमर, क्योंकि इनमें एक अरेंजमेंट है। क्लियर। एटेक्टिक क्या कहलाता है, स्टीरियो इरेगुलर पॉलीमर, क्योंकि इसमें कोई भी टाइप का अरेंजमेंट यहां पे प्रेजेंट नहीं है, ये किसी भी तरीके से आपस में जुड़ सकते हैं। क्लियर। एटेक्टिक में कोई रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होने के कारण ये नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म मिलती है, नॉन क्रिस्टलाइन पॉलीमर्स हैं ये, कोई भी रेगुलर अरेंजमेंट नहीं है। जबकि आइसोटैक्टिक और सिंडियोटैक्टिक में एक रेगुलर अरेंजमेंट होने के कारण ये कैसे होते हैं, क्रिस्टलाइन पॉलीमर्स। फिजिकल चेंजेस बता रही हूं किसमें क्या होगा। क्लियर यहां तक। एटेक्टिक पॉलीमर्स जो हैं वो उनका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, सॉफ्ट होते हैं और इनके स्ट्रेंथ, मैकेनिकल स्ट्रेंथ जो है
वीक होती है, जबकि इन दोनों का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट, हार्ड होते हैं और मैकेनिकल स्ट्रेंथ जो है वो ज़्यादा होती है या स्ट्रॉन्ग होते हैं। इनकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ कैसी होती है? स्ट्रॉन्ग होती है। ये डिफरेंस है। क्लियर? इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज में कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंस होता है। क्लियर? आज हमने जो पढ़ा वो कोपॉलीमराइजेशन प्रोसेस पढ़ी, और फिर मैंने आप लोगों को स्टीरियोकेमिस्ट्री, पॉलीमर्स की स्टीरियोकेमिस्ट्री समझाई। पॉलीमर्स के 3 टाइप के ऑप्टिकली स्टीरियो आइसोमर्स 3 टाइप के बन सकते हैं। कौन कौन से? जहाँ पे ऐसा हो कि कोई मोनोमर यूनिट है वो उनका सेम कॉन्फ़िगरेशन आपस में जुड़ता जाए तो क्या कहलाएगा? मीन्स सेम स्टीरियोकेमिस्ट्री यदि प्रेजेंट है तो वो क्या कहलाएंगे? आइसोटैक्टिक कहलाएंगे। आइसोटैक्टिक जो हैं वो स्टीरियो रेगुलर पॉलीमर्स भी कहलाते हैं। ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में रहेंगे, इनके मेल्टिंग पॉइंट जो है वो बहुत ही हाई होते हैं और ये हार्ड होते हैं, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन करते हैं। क्लियर? फिर हम आए एटैक्टिक। एटैक्टिक में रैंडम अरेंजमेंट होता है। इनकी स्टीरियो जो है, स्टीरियो केमिस्ट्री जो है वो रैंडम अरेंजमेंट, रैंडम स्टीरियो केमिस्ट्री है। आर भी जुड़ सकता है, एस भी जुड़ सकता है, कोई अरेंजमेंट नहीं है। क्लियर? जब इरेगुलर अरेंजमेंट होने के कारण ये कैसे होते हैं? नॉन क्रिस्टलाइन पॉलीमर्स होते हैं। इनका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो लो होता है, सॉफ्ट होते हैं, और इनके मैकेनिकल स्ट्रेंथ जो है वो कम होती है। सिंडियोटैक्टिक जो है वो भी स्टीरियो रेगुलर पॉलीमर्स ही कहलाते हैं। इनकी जो, लेकिन ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे, जबकि आइसोटैक्टिक जो है वो ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, क्योंकि आइसोटैक्टिक केवल एक ही टाइप के मोनोमर यूनिट, एक ही टाइप की कॉन्फ़िगरेशन में जुड़ती हुई चली जाती है, सेम स्टीरियो केमिस्ट्री मिलती है। जबकि सिंडियोटैक्टिक में जो है स्टीरियो केमिस्ट्री जो है अल्टरनेट स्टीरियो केमिस्ट्री मिलती है। आर फिर एस फिर आर फिर एस, इस तरीके के कॉन्फ़िगरेशन मिलता हुआ चला जाता है। क्लियर? इसलिए वो कैसे होते हैं? ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। लेकिन रेगुलर अरेंजमेंट होने के कारण ये कैसे होते हैं? क्रिस्टलाइन पॉलीमर्स होते हैं। इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, इनकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी हाई होती है, और ये हार्ड होते हैं। क्लियर? अब हम नेक्स्ट क्लास में जो पढ़ेंगे वो प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलीमर्स पढ़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।